वेलकम टू आसमान आईएएस करंट अफेयर सीरीज में आज है 13 जुलाई। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन। पहला स्टेटमेंट जो है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F of Directive Principles of State Policy has a provision for state funded as well as equitable and accessible education. ये सभी आर्टिकल्स राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड हैं या नहीं ये आपको बताना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन RTE was the Ramamurthy Committee report in 1990. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। थर्ड है तापस मजूमदार कमिटी जो कि 1999 में आई थी was set up which encompassed the insertion of Article 21A. Article 21A क्या कहता है? Right to compulsory education. Fourth statement है the 86th Amendment to the Constitution of India in 2002 provided right to education as a fundamental right in Part 3 of the Constitution. It inserted Article 21A. वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पर ध्यान से विचार कीजिए, फिर बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही है। मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि 86th अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू 21A आर्टिकल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा ये कि पहली बार जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था RTE पर वो रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 में लेकर आई थी। डिटेल में बात करते हैं कि क्यों है ये चर्चा में। रिसेंटली जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR है, उसने राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस को क्रिटिसाइज किया है। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि RTE एक्ट 2009 जो है वो क्या है। एक्चुअली में राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है वो इस RTE एक्ट 2009 को फॉलो नहीं करती हैं, उसका उल्लंघन करती हैं। इसीलिए पहले हम जान लेते हैं RTE एक्ट 2009। इसके थ्रू आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ये कंपलसरी करता है। ये RTE एक्ट 2009 के थ्रू आया था। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। हर एक प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट्स जो हैं हर एक क्लास में वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए सेव रहेंगी, यानी कंपलसरी एजुकेशन से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखा जा सकता है। ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होगी और पेरेंट्स की भी ड्यूटी होगी। अब जो राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसने फिलहाल कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं इस साल के एडमिशन्स को लेकर। वो ये कहती हैं कि हमारे स्कूल्स में सिर्फ जो क्लास 1 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं 7 साल तक के, यानी 5 से 7 साल तक के स्टूडेंट्स, सिर्फ उन्हीं को RTE एक्ट 2009 के तहत बेनिफिट दिया जाएगा, बाकी सभी को नहीं दिया जाएगा। यानी कि क्लास 1 से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नर्सरी LKG में होते हैं वो इस एक्ट में कवर नहीं होंगे, जो कि RTE एक्ट का साफ साफ उल्लंघन है। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मार्च 2007 में सेटअप की गई थी अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इंश्योर कराता है कि कोई भी लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो होंगे वो उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे कि जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सके। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड राइट्स को लेकर कंपलसरी एक्ट्स बनाए हैं उन सभी को ध्यान में रखे और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स 1989 इसके अकॉर्डिंग भी हो, इसके रूल्स को भी फॉलो करें। ठीक है, क्या क्या पावर्स है इसकी? इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पोक्सो एक्ट को भी ये मॉनिटर करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से किया जा रहा है या नहीं।
It can inquire into complaints about violation of the law and can summon an individual, demand evidence, seek a magisterial inquiry. ओके, तो ये सारे काम एनसीपीसीआर के हैं. अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय. हाल ही में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च हुआ है, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है ये आपको बताना है. ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च किया गया है. क्या एम होगा इसका? इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो सिटीज है वो अपने सिटीजन्स को कनेक्ट करे ताकि प्रमोट किया जा सके साइकिलिंग को, जो कि ग्रीन इकोनॉमिक रिकवरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. तो ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आएगा, जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत काम करेगा. ये जून 2020 में लॉन्च किया गया है. इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ITDP जो है वो इसका नॉलेज पार्टनर रहेगा स्मार्ट सिटी मिशन का, जो हेल्प करेगा इस चैलेंज को फॉलो कराने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय. ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सही आंसर आपको चूज करना है. यस, राइट आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो असीम पोर्टल जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है. डिटेल में जानते हैं क्या है ये. अभी अभी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग यानी असीम पोर्टल लॉन्च किया गया. क्यों लॉन्च किया गया? ताकि लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, लेकिन उन लोगों को जो कि स्किल्ड हैं. ओके, यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं, जैसे कि अगर किसी स्किल्ड एम्प्लॉयर को जॉब चाहिए और दूसरी तरफ किसी एक कंपनी को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को स्किल्ड लेबर चाहिए, तो दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो गैप है, उसको कवर अप करने के लिए ये पोर्टल काम करेगा. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और जो कंपनीज हैं वो भी खुद को रजिस्टर कर सकती है, ताकि दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. फिलहाल आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते काफी सारे जो लेबर्स हैं वो माइग्रेट करके अपनी अपनी जगह वापस आए हैं. तो काफी सारे स्किल्ड लेबर्स जो हैं वो अभी अनएम्प्लॉयड हैं. इस पोर्टल के थ्रू वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को फिलअप कर सकते हैं कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं, और जिसे भी नीड होगी वो वहां पे उन्हें जॉब मिल जाएगी. ये जो पोर्टल है वो डेवलप किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC इन कोलैबोरेशन विथ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस. तो इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है. अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं स्किल इंडिया पोर्टल, कई सारी स्कीम्स जो पहले से चल रही थी गवर्नमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फी बेस्ड प्रोग्राम्स या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इन सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और एक ही पोर्टल से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े. साथ ही साथ जान लेते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में. NSDC जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे 2008 में बनाया गया था सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सेटअप किया गया एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. Government of India through the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship holds 49% of the share capital of NSDC, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर का है वो 51% शेयर है. यानी यहाँ पे शेयर कितना कितना हुआ? गवर्नमेंट का 49% और प्राइवेट सेक्टर का 51%. मेन एम क्या है? स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, काफी सारे प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्वालिटी स्किल प्रोवाइड करना. इट्स मैंडेट इज ऑल्सो टू इनेबल अ सपोर्ट सिस्टम
which focus on quality assurance, information system and train the trainer academies either directly or through partnerships. स्किल इंडिया पोर्टल जो है वो भी एनएसडीसी का ही एक इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं आगे। कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क है। अभी अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां पर ओफियोकॉर्डिप्स न्यूटेंस नाम की फंगई मिली है पहली बार। सेंट्रल इंडिया में ये पहली बार मिली है, जबकि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है जनरली। अब कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है वो बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ये स्पीसीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो न्यूटान्स फंगई है ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं और उस इंसेक्ट का नाम है हेलियोमॉर्फा हेलिस। ये जो है ये एक स्टिक बग की तरह काम करता है, जो कि फॉरेस्ट में ट्रीज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनके लिए पेस्ट की तरह काम करेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब क्योंकि ये जो न्यू फंगई डिस्कवर हुई है न्यूटान्स, ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट पे फीड करेगा, इनको खा जाएगा, तो जो भी हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उन पे पेस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा और ये हमारे क्रॉप्स को बचा लेगा। क्योंकि स्टिक बग जो है वो फ्लावर और फ्रूट्स, सोयाबीन के, ग्रीन बीन्स के, एप्पल, पियर एक्सेट्रा इन सभी के फ्लावर और फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यूटान्स जो है वो इस सब से उन्हें बचाएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये जो है इसका नाम कांगेर रिवर के ऊपर रखा गया क्योंकि इस नेशनल पार्क से कांगेर रिवर फ्लो करती है। इट इज अमंग वन ऑफ द वेरी फ्यू पेरेनियल रिवर्स ऑफ बस्तर। इसे नेशनल पार्क बनाया गया था 1982 में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती है हिल मैना। बस्तर हिल मैना जो है वो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड भी है। इसकी खासियत ये है ये ह्यूमन वॉइस को कॉपी कर सकती है। इसके अंदर ये क्षमता होती है ह्यूमन वॉइस की तरह ही अपनी आवाज निकाल लेती है। The park is home to 3 exceptional caves, कुतुम्बसार, कैलाश एंड दंडक। ये 3 फेमस केव्स यहाँ पर हैं जो कि स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के लिए फेमस हैं। स्टेलेग्माइट्स, स्टेलेक्टाइट्स जो है वो कास्ट टोपोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स। ओके, क्योंकि ये कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन से रिलेटेड होती है तो उसी की वजह से स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट्स यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th July every year. नेक्स्ट है इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर KH अलीकुन्ही एंड डॉक्टर HL चौधरी। थर्ड है बोथ ऑफ देम सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड हाइपोफाइजेशन यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग in Indian measure carps. Carps का full form है common name for several species of fish. On 10th July 1957. पता करना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सभी स्टेटमेंट सही है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे बनाया जाता है in the memory of Dr. KH अलीकुनी and Dr. HL चौधरी। साथ ही बात कर लेते हैं नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। इसकी स्थापना की गई 2006 में और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर काम करता है। इसका मेन काम क्या है? फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करना। साथ ही बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में। इसकी स्थापना दिसंबर 1983 में की गई थी अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। इसके जो मेन फंक्शंस हैं एक्सप्लोरेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। फिश के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनके बारे में पता लगाना। Maintenance and preservation of fish genetic resource for conservation and utilization of prioritized species. Okay, evaluation of indigenous and exotic germplasm
इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट एंड फिश हेल्थ। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न बेबी इज अ डाइटी ऑफ द फॉरेस्ट इज नेटिव टू। बॉर्न बेबी जिसे जंगल की देवी माना जाता है, तो ये किन जंगल में पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमालयास, ऑप्शन बी नीलगिरीज, ऑप्शन सी सुंदरबंस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सुंदरबंस। बॉर्न बेबी जो है फॉरेस्ट की देवी मानी जाती है यहाँ पर, जो कि सुंदरबन के लोगों द्वारा पूजी जाती है। सुंदरबंस में एक म्यूजिकल ड्रामा भी फेमस है जिसका नाम है बॉर्न बेबी पालागान। ये भी इन्हीं डाइटी के उपलक्ष्य में होता है। द फॉलोअर्स ऑफ बॉर्न बेबी आर फिशरमैन, crab collectors and honey gatherers who live in the mangroves with wild animals such as tigers and crocodiles to earn a livelihood. उन लोगों का ऐसा मानना है कि बॉर्न बेबी जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं जब वो फॉरेस्ट में जाते हैं, टाइगर डोमिनेटेड एरियाज में जाते हैं, इतने खतरों को उठाते हैं, तो यही देवी उनकी रक्षा करती हैं। ऐसा मानना है सुंदरबंस के लोगों का, जो कि फिशरमैन है, क्रैब कलेक्टर्स हैं, इसीलिए वो उनकी पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following country banned all the news channels of India except Doordarshan? Option A Sri Lanka, Option B Bhutan, Option C Nepal या फिर Option D China। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। बीते कुछ दिनों से इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ अनबनी चल रही है, जिसके चलते नेपाल ने इंडिया के सभी मीडिया चैनल्स को बंद कर दिया है सिवाय दूरदर्शन के। Next question, which of the following country banned Pakistan International Airlines after European countries? Option A Australia, Option B Bangladesh, Option C America या फिर Option D India। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।